रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म। अब रेजोनेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। whenever for a molecule we can write two or more Lewis structures which differ in position of electron, जिनमें सिर्फ position of electron different हो, but not in the relative position of atoms, atom की position में कोई difference ना हो। the various Lewis structures, none of which is capable of describing all the known properties of the compound। ठीक है, जितने भी लुईस स्ट्रक्चर बन सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग रेजोनेंस, जिनमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट होगी, पोजीशन ऑफ एटम जो है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, जितने भी लुईस स्ट्रक्चर बनते हैं वो उनमें से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर दे कंपाउंड की। ओके, क्लियर। जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर बनेंगे दे ऑल आर कॉल्ड एज दी कैनोनिकल और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और जितने भी कैनोनिकल और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उनका जो एवरेज स्ट्रक्चर बनेगा उसको का क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, जो कि जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनका एवरेज स्ट्रक्चर होता है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं आपस में। जैसे जो बेंजीन है, बेंजीन के दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, 1 2। ठीक है, क्लियर। मतलब देखो इसमें आपके पास कहाँ पे डिफरेंस, कहाँ पे है आपको यहाँ पे किस में डिफरेंस लग रहा है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे है। अगर बेंजीन का मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कैसा होगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ओके, ऐसे ही जब मैंने ऐसे इनकी शिफ्टिंग करी, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे, उससे क्या हुआ, उससे आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो बेंजीन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये और ये। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में खासियत क्या है, एटम्स और एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, और इन दोनों का जो एवरेज स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है वो कौन सा है, वो ये वाला है। ठीक है, ये वाले तीन रेजोनेंस एवरेज स्ट्रक्चर है, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड आई है बेंजीन। जैसे रेजोनेंस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन सकती हैं, ये आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर अवेलेबल है कार्बन डाइऑक्साइड, जिनमें आप पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट करो। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट करने से जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं दे आर कॉल्ड एज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, बट इनमें एक रूल्स भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड के तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, मतलब तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल होने का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो या तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में। तो हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो वो 33 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होंगे, 33 इस फॉर्म में होंगे, 33 इस फॉर्म में होंगे, ऐसे लगना शुरू हो जाता है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कि आपस में स्टेबिलिटी देखनी होती है, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है मॉलिक्यूल्स उस स्ट्रक्चर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे इन तीनों में से अभी मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल इस स्ट्रक्चर में ज्यादा रहना पसंद करेंगे एज कंपैरिजन टू इन दोनों स्ट्रक्चर के। ठीक है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में से 90% मॉलिक्यूल इस स्ट्रक्चर में रहना पसंद करेंगे और बाकी 10% जो है वो इस स्ट्रक्चर में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, मतलब आपको ये भी देखना, नंबर के साथ साथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो कई बार कई सारे बन जाते हैं, नंबर के साथ साथ आपने जो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी भी देखनी है कि वो स्टेबल भी हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर वो स्टेबल हुए तभी एक्चुअल में एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज वो एक तरह से हाइपोथेटिकली है। ठीक है, क्लियर। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ग्रुप, उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे शो हो सकते हैं, ये वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। ओके, सिमिलरली जो आपके पास नाइट्रो ग्रुप होता है, ठीक है, NO2 ग्रुप, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये रहे लाइक दिस। ठीक है, और हर जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उनका ओवरऑल जो एवरेज स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। सर नेक्स्ट, एक मिनट वेट। जैसे आपके लिए अब ये वाले जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं,
कार्बन मोनो सॉरी ये कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये वाले होते हैं। ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं और इनका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड दैट विल बी लाइक दिस। ओके, नाइट्राइट आयन के दैट विल बी रेजोनेंस हाइब्रिड इज दिस। ओके क्लियर। अब आता है रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर राइट करने के लिए रूल्स क्या क्या हैं? पहला, जैसे पहले मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफरेंट करना है आपने, एटम और न्यूक्लियस की पोजीशन को नहीं छेड़ना। अगर आपने एटम और न्यूक्लियस की पोजीशन डिफरेंट कर दी इट मींस वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, सेकंड, ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अमाउंट जो है वो सेम रहनी चाहिए, क्योंकि हम डीलोकलाइजेशन वगैरह जो भी करवाते हैं उस ऐसे करवाते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहें। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, अगर मैंने अब इसकी रेजोनेंस करवा के ये स्ट्रक्चर जो बनाया इसमें कितने हैं? 2 4 6 8 10 16, इसमें भी 16। तो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे दे विल हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड इन केस ऑफ ग्रुप 2, जितने सॉरी नॉट ग्रुप 2, पीरियड 2, सेकेंड पीरियड के जितने भी एटम्स हैं उनमें आप कभी भी ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं करोगे। वैसे तो ऑक्टेट रूल वायलेट कई जगह होता है, जैसे फॉस्फोरस जो है वो PF5 बना लेता है, ठीक है, और जब वो PF5 बना लेता है तो वो अपने अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करता है टोटल? ठीक है, स्ट्रक्चर मेरे से गलत बन गई, वैसे इसकी ट्रायगोनल पिरामिड बाय पिरामिडल होती है। अपने अराउंड इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये पीरियड थर्ड का मेंबर है, पीरियड थर्ड में ऑक्टेट रूल वायलेट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, पीरियड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में ऑक्टेट रूल वायलेट हो जाता है, बट पीरियड सेकंड में कभी भी आपने ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं करना। ठीक है, मतलब पीरियड सेकंड वाला कोई भी एलिमेंट आपने ऐसा नहीं बना देना जिसके 5 बॉन्ड बन रहे हो कोवलेंट, जैसे इसमें दिखा रखा है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के अगर ऐसा करते हैं तो वैसे तो लॉजिकली तो पॉसिबल है रेजोनेंस में, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफरेंट हुई। बट अगर ऐसा करेंगे तो नाइट्रोजन के, अब नाइट्रोजन को स्टडी करो, उसमें क्या होगा? CH डबल बॉन्ड N लाइक दिस। इसको देखेंगे, नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए? 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि नहीं होने। नाइट्रो ग्रुप पीरियड 2 वाले जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करते, क्योंकि इनमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। तो इनकी मैक्सिमम कोवलेंसी जो हो सकती है, कोवलेंसी मतलब मैक्सिमम कोवलेंट जो बॉन्ड ये जो बना सकते हैं वो 4 नंबर है। 4 से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड ये बना ही नहीं सकते। तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जब आपने ऐसे रेजोनेंस करवाई तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, क्लियर। मतलब रूल्स हैं, पहले ये अभी ये समझ लो। अभी कंट्रीब्यूशन वाला कि किसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, कितनी किसकी कंट्रीब्यूशन कम होगी, वो आगे है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है as far as possible all the resonance structure should have nearly the same energy। कोशिश करनी है जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, कोशिश क्या, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं दे विल हैव अप्रोक्सीमेटली नियर बाय सेम एनर्जी। और अगर एनर्जी का गैप ज्यादा ही हो जाए तो वही फिर वो कंट्रीब्यूशन में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। जो ज्यादा हाई एनर्जी रखता हो उसकी कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल कभी भी हाई एनर्जी वाली स्टेट में रहना पसंद नहीं करेगा, वो लो एनर्जी वाली स्टेट में आएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। जैसे पहला आपके पास क्या आया, पहला रूल क्या है इसमें, स्ट्रक्चर्स विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल आर ऑफ इक्वल एनर्जी एंड हेंस कंट्रीब्यूट इक्वली टुवर्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड। जो इक्वल एनर्जी में है, जिनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते आप, ठीक है, वो इक्वली कंट्रीब्यूट भी करेंगे। जैसे बेंजीन के ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, तो तभी तो जिसको जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है ऐसा, उसमें इसकी और इसकी दोनों की कंट्रीब्यूशन 50-50% है, तभी तो ऐसा बना रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, मतलब अगर इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर्स हैं तो उन दोनों की कंट्रीब्यूशन सेम परसेंट पे होगी, 50% ये है 50% ये है। सिमिलरली ये वाला एलाइल कार्बोकटायन जो है, इसमें इसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन है 50-50। उसके बाद सेकंड, structures with greater number of covalent bonds contribute more toward the resonance hybrid।
जिसमें कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा हैं, ठीक है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे इसका नेम है ब्यूटा 1,3-डाइईन। ब्यूटा 1,3-डाइईन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते टाइम एक तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनता है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसका, एक ये बनता है, ठीक है, एक ये बनता है बॉन्ड डीलोकलाइजेशन से, जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है कि डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए आगे लाइक दिस, ये हो गया, ठीक है। और सिमिलरली उल्टा भी हो सकता था, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते, ये वाले डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते, तो ये बन जाता स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इन तीनों में से इसमें कोवलेंट, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बन रहे हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को नहीं इग्नोर करो, टोटल कितने बन रहे हैं, दो ये वाले, एक ये वाला, एक दो ये वाले, टोटल 5 बॉन्ड बन रहे हैं। और इन स्ट्रक्चर्स में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन वाले, 1 2 1, टोटल 4, इसमें भी 4। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होने का मतलब क्या है, जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है ना, तो इसमें 5 कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन वाले, इनमें 4 4 है, तो इट मींस ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि इन दोनों की जो कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड वो कम होगी एज कंपैरिजन टू इसकी, क्योंकि मॉलिक्यूल कभी भी हाई एनर्जी स्टेट में जाना नहीं पसंद करेगा, वो हमेशा लो एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करेगा। तो इन तीनों में से कह सकते हैं 90% ये कंट्रीब्यूट करता है, 5% ये कंट्रीब्यूट करता है, 5% ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जो 90% कंट्रीब्यूट करेगा ऑब्वियस है, जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, जैसे इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, दैट विल बी लाइक, ठीक है। इन बॉन्ड में थोड़ा बहुत ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर आ चुका होगा, सॉरी नॉट, इसमें नहीं, ये वाले बॉन्ड में थोड़ा बहुत सिंगल बॉन्ड, ये वाला जो करेक्टर देखो इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो सिंगल बॉन्ड बन जाता है ना, तो इट मींस इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनाओगे आप, इनमें थोड़ा बहुत सिंगल, ये डबल बॉन्ड प्योर नहीं है, ये थोड़ा बहुत सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी रखता है, मतलब इस बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बिटवीन 1 और 2 है, सिमिलरली इसमें भी ऐसा हुआ, ठीक है। और सिमिलरली इस बॉन्ड में थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, क्योंकि रेजोनेंस के दौरान यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा था इस कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो मीन्स रेजोनेंस के दौरान इनका डबल बॉन्ड, इनका और इसका डबल बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड नया बनता है, ठीक है। तो इट मीन्स रेजोनेंस के दौरान, रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 से लेस होगा, वैसे जो प्योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसके कंपैरेटिवली ये बॉन्ड वीक होगा, ठीक है, क्लियर। और ये वाला बॉन्ड जो प्योर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से थोड़ा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक। तो इसकी वजह से इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें, बट मेजर कैरेक्टर किसका देखने को मिलेगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादातर ज्यादा मैच किसके साथ कर रहा होगा, इसके साथ, क्यों, क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन 90% है, इन दोनों की 5-5% है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, structures which involve separation of positive and negative charges are of higher energy and hence contribute little toward the resonance hybrid। जैसे इसका एक ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसका एक ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल का। तो अब इसके केस में देखो, इस ये ओवरऑल न्यूट्रल था, जब आपने इसकी रेजोनेंस करवा के ये स्ट्रक्चर बनाया तो थ्योरेटिकली तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट एक्चुअल में ये ओवरऑल न्यूट्रल था, ये भी ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल ही है, बट इसमें चार्जेस की सेपरेशन आई है, चार्जेस सेपरेट करने में भी एनर्जी लगेगी, फिर सेपरेट करने और सेपरेट करके रखने में भी एनर्जी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो है ये हाई एनर्जी का हो गया, ये वाला लो एनर्जी का हो गया, जो लो एनर्जी वाला है उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, जो हाई एनर्जी वाला है उसकी कंट्रीब्यूशन कम होगी। अगर मॉलिक्यूल के पास न्यूट्रल रहने की ऑप्शन है, व्हाई इट विल चूज दिस, वो ये वाली सिचुएशन क्यों चूज करेगा, नहीं करेगा, इसलिए इसकी कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और इसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। उसके बाद फोर्थ, lesser the separation of positive and negative charge, more stable is the resonance structure। अगर मान लो आपने न्यूट्रल स्ट्रक्चर से रेजोनेंस करवा के ऐसे स्ट्रक्चर बना भी लिए हैं जिनमें चार्जेस की सेपरेशन आ रही है, तो जिन स्ट्रक्चर में चार्जेस की सेपरेशन कम से कम है वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेरिजन टू दूसरे वाले की जिसमें चार्जेस की सेपरेशन ज्यादा है। जैसे इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, ठीक है, फर्स्ट वाला तो ओवरऑल न्यूट्रल है, तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये सेकंड वाला और थर्ड वाला जो है, इसमें देखो इसमें चार्जेस की सेपरेशन आई, तो ये अनस्टेबल सी हैं,
ठीक है। बट इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना हो कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें देखो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस ये है, और इस वाले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस ये है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कम है। ठीक है, इट मींस आपने जब चार्जेस को सेपरेट किया, आपने अभी कम एनर्जी यूज करी अपनी, तो ऑब्वियस है इसमें एनर्जी भी कम स्टोर हुई। तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का अगर कंपैरिजन किया जाए, तो दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपने चार्ज ज्यादा सेपरेट किए हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगी है, तो वो एनर्जी सारी की सारी मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है। एनर्जी मॉलिक्यूल में स्टोर हो रही है, दैट मींस मॉलिक्यूल इज गेटिंग डी स्टेबल। तो इन दोनों में से मॉलिक्यूल कौन सा, इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से कौन ज्यादा डिस्टेबल है? ये वाला, एंड इट इज मोर स्टेबल। मींस अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट करने ही है, तो उनके बीच में लेसर सेपरेशन रखोगे, देन देयर विल बी द मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट, when atoms of different electronegativities are involved, the structure with a negative charge on the more electronegative atom and positive charge on the less electronegative atom is of lower energy and hence contribute more toward the resonance hybrid than the alternate structure in which the charges are reversed. जैसे मान लो, अभी मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे करवाते हो। ठीक है, अगर ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड वाले हैं, ये दोनों ऑक्सीजन पे शिफ्ट करते हो, तो ऐसे होगा। ठीक है, और अगर आप ऑक्सीजन पे शिफ्ट ना करके कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देते हो, तो ये चीज होगी। ठीक है, अब ऑब्वियस है इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये है, क्योंकि इसमें चार्जेस की सेपरेशन नहीं आई। इन दोनों में से लॉजिकली देखा जाए, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होना ये लॉजिकल लगता है, क्योंकि ऑब्वियस है अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके पास टेंडेंसी है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले जाएगा, कार्बन से छीन के एक इलेक्ट्रॉन उसका ले जाएगा अपने ऊपर एक्स्ट्रा, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो लॉजिकली पॉसिबल है, बट दिस इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, तो जो लॉजिकल, अगर आपने सेपरेशन करी उससे डिस्टेबिलिटी आएगी, ऑब्वियस है। मतलब इन तीनों में से 90% इसकी कंट्रीब्यूशन है। ओके, बट इन दोनों में से इसकी कंट्रीब्यूशन तो लेस देन 0.1% है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तो पहली बात, आप चार्ज लेके आ रही हो, दूसरी बात चार्ज भी ऐसे लेके आ रही हो कि कार्बन इलेक्ट्रॉन ले जाए ऑक्सीजन से छीन के, ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। दैट मींस 90% इसकी कंट्रीब्यूशन होगी, 9.9% इसकी कंट्रीब्यूशन होगी, और इसकी 0.1% होगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल लॉजिक्स को की धज्जियां उड़ा रखी हैं, तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। वैसे भी ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कि कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाए ऑक्सीजन से, ऐसा नहीं हो सकता। 6, structures having like charges on the adjacent atom are highly unstable and hence contribute little toward the resonance hybrid। अगर मान लो ये है, इसने रेजोनेंस करवाई, इसमें ऐसा हो गया, एक तो देखो ओवरऑल तो ये न्यूट्रल ही रह रहा है, ओवरऑल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई स्ट्रक्चर ओवरऑल न्यूट्रल चल रहा है, तो रेजोनेंसेस के दौरान भी वो ओवरऑल न्यूट्रल ही चलता है। ऐसा नहीं होता कि ओवरऑल रेजोनेंसेस के दौरान वो ओवरऑल न्यूट्रल ना चल रहा हो। हेलो, आर यू गेटिंग मी? मेरी वॉइस आ रही है? मीटिंग डिस्कनेक्ट तो नहीं होगी? हाँ जी। ओके ओके, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल अगर ये न्यूट्रल चल रहा है, तो ये भी ओवरऑल न्यूट्रल ही चलेगा। ये एक खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि रेजोनेंस बनाते टाइम बच्चे गलती क्या कर देते हैं। सो आई वाज सेइंग कि अगर मान लो इनके पास ये ओवरऑल न्यूट्रल है, अगर आपके पास शुरू में कोई स्ट्रक्चर, तो उसके जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं वो ओवरऑल न्यूट्रल ही होते हैं। मतलब जितने भी उनमें चार्जेस आ रहे होंगे, तो उन चार्जेस का सम करोगे तो ओवरऑल वो न्यूट्रल ही आएगा। ठीक है, और अगर कोई आपके पास स्ट्रक्चर है, वो शुरू में अपने उसके ऊपर कुछ ओवरऑल चार्ज आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उनमें भी ओवरऑल चार्ज की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल था। ठीक, अब आपने इसमें रेजोनेंस करवाई ऐसे, अब देखो ये कितना अनस्टेबल होगा। एक तो इसमें आप चार्जेस की सेपरेशन लेके आ रहे हो, दूसरा आपने चार्जेस की सेपरेशन ऐसे लेके आए हो कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आ गया, ये दोनों आपस में रिपेल नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूल इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा कि वो इस फॉर्म में आना चाहेगा ही नहीं, वो इसी फॉर्म में रहेगा। तो ये तो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन वाली है। ठीक है, इसमें इसकी कंट्रीब्यूशन ना के बराबर ही होती है।
हालांकि लिखने में हम कह देंगे कि इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनता है, ये नाम का ही है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं, आप बोलोगे एक ही है ये, क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूशन तो ना के बराबर ही है। वैसे देखने में लिखने में एक नंबर बढ़ जाएगा, बट एक्चुअल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जो चीज ट्रूली एग्जिस्ट नहीं करती तो इट मीन्स वो तो सिर्फ हाइपोथेटिकली है ना। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपने देखना है कि मॉलिक्यूल स्टेबल है कि कम स्टेबल है, तब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखो कि कितने बन रहे हैं। कितने के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो बन रहे हैं उनमें स्टेबिलिटी फैक्टर कितना है। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि जो मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल स्टेबल है कि नहीं है, मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट जो भी आता है वो स्टेबल है कि नहीं है। उसके बाद सेवंथ, structures which help to delocalize the positive charge make important contribution toward the resonance hybrid regardless of the fact whether the positive charge is on the less or more electronegative atom। जैसे ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, ये ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है, ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब इसमें जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने में, डीलोकलाइज करने में हेल्प करेंगे, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वाले हैं। तो इसकी कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, इसकी कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन दोनों में से अगर मेरे से कोई पूछे कि दोनों में से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी होगी, आई विल से दिस। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ये थोड़ा लिटिल बिट ऑड है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इट मीन्स अगर इन दोनों में से मेरे को पूछा जाए कि हाँ जी बताओ जी किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, 70% कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी होगी, 30% इसकी भी होगी। इसकी भी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो किसी चार्ज को डीलोकलाइज करने में हेल्प करते हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव की बात करी ना, कि पॉजिटिव चार्ज को जो डीलोकलाइज करने में हेल्प करें वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाते हैं। नेगेटिव चार्ज को भी जो डीलोकलाइज करने में हेल्प करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो भी इक्वल कंट्रीब्यूशन रखते हैं, उनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड मींस ओवरऑल स्ट्रक्चर जो किसी मॉलिक्यूल का होता है, जो एवरेज स्ट्रक्चर कहलाता है सभी तरह के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का। लास्ट, एट्थ, resonance structures in which all the atoms have octet of electrons make larger contribution। अगर octet of electron octet rule फॉलो हो रहा है, जैसे पीरियड 2 में तो octet rule फॉलो करना ही करना है, उसके अलावा कोई चॉइस है ही नहीं। ठीक है, अगर मान लो पीरियड थर्ड, पीरियड फोर्थ, पीरियड फिफ्थ वाले भी आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं स्ट्रक्चर में, और उनमें भी अगर आप ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हो, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मतलब ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिनमें सभी एटम्स ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे होते हैं वो लार्जर कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दैट्स इट। ये है मेन आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा उसके रूल्स। नाउ नेक्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। अब इसमें नाम से तो इंडिकेट हो रहा है कि रेजोनेंस का कुछ पार्ट इन्वॉल्व होगा, इसमें कुछ ना कुछ रेजोनेंस वाला चक्कर है। ठीक है, अब क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट, पहली बात तो दो तरह का होता है, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, प्लस एम और माइनस एम। हालांकि ये वर्ड का बहुत कम यूज होता है, ये नाम इसके लिए बहुत कम यूज होता है। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट में होता क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है पहले ये समझ लो, जिसमें आपके पास ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो लाइक दिस, और इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे से आगे एक जगह से चलना शुरू हो तो वो पूरे सिस्टम में ट्रेवल करना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। वन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू द अदर क्रिएटिंग सेंटर ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि अगर ऐसा रेजोनेंस करोगे इसकी, तो एक पे पॉजिटिव आ रहा है एक पे नेगेटिव आ रहा है, रीजन क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही है। ठीक है, जब आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू द अनदर पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जिसकी वजह से लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सिस्टम क्रिएट हो जाते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एज द रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस इफेक्ट। और इसमें दो तरह के रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, मतलब ऐसे दो तरह के ग्रुप होते हैं जो इफेक्ट शो कर सकते हैं। ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू
the double bond or to the conjugated or aromatic system are said to have plus R और plus M effect। ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर लोन पेयर हो, जैसे यहाँ पे क्लोराइड की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं और रेजोनेंस करवाने के लिए ये अपने लोन पेयर दे देता है, इसको सिस्टम मान के चलो, इसको ग्रुप मान के चलो। ये वाला जो ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है इन ऑर्डर टू रेजोनेट। तो इसलिए ये ग्रुप जो है ये कौन सा इफेक्ट शो करवा रहा है, ये हम बोलेंगे ये प्लस आर इफेक्ट शो करवाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं प्लस आर इफेक्ट शो करवाने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है, कि जो ग्रुप जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर कम से कम एक लोन पेयर हो, तभी वो रेजोनेंस में अपना लोन पेयर कंट्रीब्यूट कर पाएगा ना। तो जितने भी ये ग्रुप लिखे हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो करवाते हैं, इन सभी में क्या कॉमनैलिटी मिलेगी, जो एटम डायरेक्टली लिंक होता है सिस्टम के साथ, उस एटम के ऊपर पक्का लोन पेयर होगा ही होगा, कम से कम एक। जैसे यहाँ पे अगर OH की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, ठीक है, O में यहाँ भी, S में भी लोन पेयर होता है, सभी में लोन पेयर है जो एटम डायरेक्टली अटैच होना है सिस्टम के साथ। ठीक है, और ऐसे ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं रेजोनेंस करवाने के लिए, उनको प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप कहते हैं। और माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं अपनी तरफ। जैसे ये रहा आपके पास ग्रुप और ये रहा आपका सिस्टम, जब रेजोनेंस हो रही है तो ये ग्रुप साइनाइड ग्रुप, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में CN। साइनाइड ग्रुप रेजोनेंस कैसे करवा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जा रहा है, जिसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, तो उसकी वजह से ये वाला जो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा रहा है, इसको हम बोलेंगे कि ये माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। और जितने भी माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप हैं उनमें क्या खासियत है, उनका जो एटम सिस्टम के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, वो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के थ्रू किसी ऐसे एटम के साथ लिंक होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले जाने की कैपेबिलिटी रखता होगा। जैसे साइनाइड, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, ये वाला ग्रुप CHO ग्रुप का मतलब क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब अगर इसको किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ रख दें तो ये ग्रुप क्या करेगा, अपने मल्टीपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कर लेगा इसके ऊपर शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, कार्बन को कर देगा पॉजिटिव, जिससे कार्बन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी आ जाएगी और ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू कर देगा, ये वाले सिस्टम से। तो इसलिए जितने भी ऐसे ग्रुप हैं जिसमें एक एटम है वो ऐसे अगले एटम से लिंक्ड है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जुड़ा भी कैसे है, मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू, वो हमेशा आपको माइनस आर इफेक्ट शो करवाते हुए ही दिखेंगे, माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप। ठीक है, और इसको माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। और रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनकी कई जगह